सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। टॉपिक जो है 1933 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। क्वेश्चन आपके सामने सीएसएस पाकिस्तान का स्टीम लेवल का एग्जामिनेशन इंटरनेशनल लॉ का पेपर है 2021। एग्जामिन वेदर आर्टिकल 1 ऑफ द 1933 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट इज एन एक्यूरेट स्टेटमेंट of the criteria of statehood in the modern context of international law। तो सिंपल सा सवाल है इंटरनेशनल लॉ के, तो इतना इंपॉर्टेंट है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जिस जगह से निकल रहा है उसका जो सब्जेक्ट है और किसी हद तक उसका ऑब्जेक्ट भी एक ही है, वो है स्टेट्स। यानी कि स्टेट्स ही सब्जेक्ट हैं और स्टेट की टेरिटरी ही जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो कि डूअर होता है, आपको पता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे एक्शन जो है वो पास होता है। तो सब्जेक्ट जाहिर सी बात है वो होगा जो डूअर है। तो डूअर्स भी स्टेट्स हैं और ये जो इसको प्रैक्टिस करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है। वो ऑब्जेक्ट भी स्टेट की टेरिटरी या जुरिसडिक्शंस ही हैं। ठीक है जी। तो पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो किसी भी सब्जेक्ट का जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब जब आप जानते हैं कि डूअर और जो है वो ऑब्जेक्ट दोनों ही जो है वो इंटरनेशनल लॉ के जो है वो एक स्टेट होती है, और स्टेट को अगर आप नहीं समझेंगे कि स्टेट क्या चीज़ है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टेट जो है वो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन बताती है इंटरनेशनल लॉ के तहत कि स्टेट क्या होती है, स्टेट का क्या क्राइटेरियन है। और वो इसी के अंदर यही पूछ रहा है कि स्टेट का क्राइटेरिया बता दिए। ये देखिए स्टेट का क्राइटेरिया बता दें इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, और उसने बताया भी, आपको हिंट दिए कि आर्टिकल 1 जो है इससे मुताल्लिक है। तो बहुत आसान है सवाल, 2 मिनट में हल हो जाएगा। आर्टिकल 1 हम इसमें पढ़ेंगे मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का कि वो स्टेटहुड को बताता है कि नहीं बताता है। चलें चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग्स टू नौफल अकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। आर्टिकल 1 ऑफ द 1933 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ ड्यूटी ऑफ स्टेट जो है वो उसका आर्टिकल 1 क्या कहता है। ये पहला पॉइंट है, ऐसी कैसी लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर। द स्टेट एज पर्सन ऑफ इंटरनेशनल लॉ शुड पजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन? अ परमानेंट पॉपुलेशन। अगर एक स्टेट, अगर एक मुल्क, अगर वो मुल्क कहलाने के लायक है, एक रियासत कहलाने के लायक है, तो वो कब होगी? अगर उसकी एक परमानेंट पॉपुलेशन या उसकी आबादी होगी। एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। ये जाहिर सी बात है, अगर उसके पास एक डिफाइंड टेरिटरी है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी टेरिटरी है, और उसके साथ साथ उसमें एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, उसकी एक हुकूमत होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू द रिलेशन विद अदर स्टेट्स। तो उसके पास इतनी ताकत होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो किसी दूसरी स्टेट के साथ रिलेशन बना सके। अगर ये 4 क्वालिफिकेशन उसके अंदर मौजूद हैं तो वो एक रियासत, एक मुल्क और एक कंट्री, जो भी आप कहना चाहें, उसके जो है वो क्राइटेरियन को पूरा करती है, उसको मीट करती है। ठीक है जी। तो यकीनन ये एक जो है वो रेलेवेंट जो है वो आर्टिकल है, और इसके अंदर लिखी हुई जो स्टेटमेंट है वो आज के जो है वो अरीना के अंदर बिल्कुल जो है वो रेलेवेंट है। बस यही इसका जवाब है, और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का इस वक्त हिस्सा है ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर इससे मुखालिफ अगर कोई स्टेट अगर पूरे क्राइटेरिया नहीं रखती है तो वो किस किस तरह की एग्जाम्पल होगी कि वो स्टेट भी और उसका स्टेटहुड का क्राइटेरियन मीट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं बन रहा। देखिए स्टेट का क्राइटेरियन जब आप मीट करते हैं तो उसके बाद आपको क्या होता है? मकसद आपके घर में क्या केक कटता है? क्या आप जो है वो मकसद कोई जश्न होता है? नहीं जनाब। स्टेट का क्राइटेरियन मीट करने के बाद आप इमीडिएटली जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप हासिल करने की कोशिश करते हैं। और जब आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबरशिप मिल जाती है तो आप एक स्टेट के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर उभर के सामने आ जाते हैं। आप जो है वो दुनिया के नक्शे पर उभर आते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप किसी इलाके पर कब्ज़ा कर लीजिए, आप वहाँ पर हुकूमत बना लीजिए, लेकिन अगर आपने यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप हासिल नहीं की है एज ए कंट्री तो आपको पूरी दुनिया स्टेट नहीं मानेगी। और वो स्टेट कब मानेगी? एक यानी कि दुनिया कब स्टेट मानेगी? वो दुनिया आपको स्टेट तब मानेगी जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आपको स्टेट मानेगी। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब आपको स्टेट मानेगी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तब आपको स्टेट मानेगी जबकि आपके पास एक डिफाइंड टेरिटरी होगी, एक परमानेंट पॉपुलेशन होगी, आपकी एक सॉवरेन गवर्नमेंट होगी, और उसके साथ साथ आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि आप दूसरे मुल्कों से जो है वो अपने फॉरेन रिलेशंस को डेवलप कर सकें। जब ये 4 क्राइटेरिया मीट करके अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकग्नाइज करके एक स्टेट मान लेगी। और ये स्टेट का मानना ही असल में आपका क्राइटेरिया मीट करना है स्टेटहुड का।
वैसे आप भले अपने घर पे किसी भी मुल्क का झंडा लगा दें, उससे वो जगह जो है वो कोई मुल्क नहीं बन जाता। अब इसके अंदर नॉन टिपिकल स्टेट देख लेते हैं। अ फ्यू स्टेट्स विच आर ऑल्दो सॉवरेन but not qualify the criteria of statehood, so these states are considered non-typical states, and that is why not the full member of United Nation organization. तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल जो है वो होली सी, द टर्म होली सी इज़ यूज्ड फॉर द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ द कैथोलिक चर्च, इन अदर वर्ड्स बिशप ऑफ रोम, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी देखें कि वो एक पूरा मुल्क कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको उसको जो है वो मुल्क की जो है वो स्टेटहुड नहीं मिली हुई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो है वो पूरे के पूरे तमाम 4 के 4 जो है वो क्राइटेरियंस को मीट नहीं करता स्टेटहुड के, और इसी वजह से वो ऑब्जर्वर कंट्री है यूनाइटेड नेशंस का, लेकिन परमानेंट जो है मेंबर नहीं है। तो परमानेंट मेंबरशिप हासिल करना ही असल में यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप हासिल करना ही जो है वो आपका क्राइटेरियन को मीट करना है स्टेटहुड के। और स्टेटहुड के क्राइटेरियन यूनाइटेड नेशंस तब तक नहीं मानेगा जब तक कि आप मॉन्टेविडियो कन्वेंशन की इन 4 क्वालिफिकेशंस को क्वालिफाई नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू।